हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह। आपने अपना चैनल खोल लिया प्यारा सा टारगेट सेमेस्टर। यहाँ पर आज हम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस लेकर आ गए हैं और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपसे, थर्ड सेमेस्टर को डिस्कस करने वाले हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे कि दो हिस्ट्री होती है, सभी को पता है, एक होता है एंशंट हिस्ट्री, एक होता है हिस्ट्री। जो हिस्ट्री होता है वो हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है मिडाइवल हिस्ट्री, एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री कौन सी है। तो यहाँ पर आज हम हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है। 1757 से लेकर 1950 एडी तक है। ठीक है, कब से कब तक है, 1757 से लेकर 1950 एडी तक है। मतलब अगर हम देखें तो बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के 1950 मतलब इंडिपेंडेंस तक का सारा घटनाक्रम होने वाला है। अब हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। इससे पहले हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया, सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया, और इसी के साथ अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर पर जा रहे हैं। वीडियो कैसी लगेगी लास्ट में मुझे बताइएगा जरूर। तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब ये वाला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इससे एग्जामिनेशंस में या कंपटीशन लेवल पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं, इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देंगे उसमें मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा रोल होगा। ठीक है, एंशंट मिडावल को लोग एक साथ गिनते हैं, ठीक है, और मॉडर्न इंडिया को लोग अलग गिनते हैं। अब मॉडर्न इंडिया अपने आप में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं जो एक साथ क्या हो रही हैं, चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ पढ़ रहे हो तो बस वही हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में क्या हो रही हैं, चल रही हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम वो बातें डिस्कस करेंगे आपसे। चलो, तो हम सिलेबस देखते हैं। यूनिट 1 हमारा क्या है, अराइवल ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। इन यूरोपीय कंपनीज में भारत में आगमन करने वाली पहली कंपनी पोर्टुगीज है। ठीक है, दूसरी जो कंट्री है वो कौन सी है, डच। हम डचों को जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश के बाद हमारे पास डेनिश आते हैं। ठीक है, डेनिश के बाद कौन आता है, डेनिश के बाद फ्रेंच आते हैं, और सबसे आखिरी कंट्री जो भारत में आती है लेकिन ज्यादा समय टिक नहीं पाती, वो चली जाती है, वो कौन थी, स्वीडिश थी। ठीक है, ये सारी कंट्रीज क्या होती हैं, अराइवर होता है इन सारी यूरोपीय कंपनीज का भारत के अंदर। अब इसमें से हमें पढ़ना कौन सा है, ठीक है, तो इसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें से कुछ कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पोर्टुगीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फोंसो डी अल्बुकार, निनो दा कुन्हा। ठीक है, पोर्टुगीज के रिलेशंस क्या रहे मुगल्स के साथ में, मुगल्स के साथ में पहले जहांगीर के साथ में, ठीक है, उसके बाद शाहजहां के साथ में किस प्रकार से इनकी बैटल्स चली, ये सब हम डिस्कस करने का काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारे देश पर राज करते हैं 1947 तक, वो है अंग्रेज। और अंग्रेजों का इतिहास हम पढ़ने का काम करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1609 जब सर विलियम हॉकिंस भारत पर आता है, फिर सर थॉमस रो। ठीक है, उसके बाद कैसे इनको फैक्ट्रीज मिलती हैं, फैक्ट्रीज मिलने के बाद किस तरीके से इनका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, जैसे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों क्या थी, इनकी प्रारंभिक फैक्ट्रीज रही हैं कि कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे 1757 का बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं, फिर 1764 बक्सर का युद्ध जीतते हैं। ठीक है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और एक फ्रेंच है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, फ्रेंच भी हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, इनके बारे में, सबके बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, मुख्यतः इन तीन फैक्टरीज के बारे में मेजरली करेंगे, बाकी और सारी बातों को भी करेंगे। ठीक है, चलो
अब राइवली फॉर द कंट्रोल एसेडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दो लोग के बीच में आपस में क्या क्या संघर्ष हुए, फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या संघर्ष हुए, डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या संघर्ष हुए, डच और इंग्लिश के बीच में क्या संघर्ष हुए, इनमें आपस में कौन से संघर्ष हुए, उनको भी हम बैटल्स के थ्रू पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी, जो कि नवाब ऑफ बंगाल से लड़ा गया था, जो कि 1757 में लड़ा था। उस समय बंगाल के नवाब का क्या नाम था, सिराजुद्दौला नाम था, ठीक है। फिर 1764 बक्सर का युद्ध, ये भी नवाब ऑफ बंगाल से लड़ा था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था मीर कासिम, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये दो मेजर क्या है बैटल्स हैं, जिस बैटल्स में क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को जीतने का काम किया और बंगाल में इन्होंने क्या किया, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया, स्टैब्लिश किया। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। टेरिटोरियल सेकंड यूनिट क्या है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां पर देखो, टेरिटोरियल एक्सपेंशन समय पर अलग अलग चीजें हुई, ये हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन में 1770 से 1813 हम पढ़ेंगे। अब यहाँ का जो हिस्ट्री है वो अलग है, ठीक है। यहाँ पर मैसूर के साथ युद्ध लड़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके अलावा किसके साथ लड़ रही है, इसके अलावा आप देखोगे तो मराठास के साथ लड़ रही है, कुछ भारत में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने की कोशिश कर रही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं। कॉर्नवालिस पुलिस रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, कई सारी चीजें कर रहे हैं। और 1813 क्या है, यहाँ पर तक चार्टर एक्ट आया था, इसलिए इसको 1813 बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का किस प्रकार का टेरिटोरियल एक्सपेंशन रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये हम पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। इस काल में कौन कौन लोग आए, जैसे इस समय काल में कौन कौन लोग आए, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम पढ़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम पढ़ेंगे, सर जॉन शोर का नाम पढ़ेंगे, लॉर्ड वेस्ली का नाम पढ़ेंगे, ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन का नाम पढ़ेंगे, सर जॉर्ज बालो का नाम पढ़ेंगे, ये सब लोग आए। 1813 में कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक है। तो इनके क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रहे गवर्नर जनरल्स के, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से 1813 से 1856 तक, ठीक है, 1813 से सर फ्रांसिस हेस्टिंग रहे, ठीक है। मेन जो नाम है वो बता दे रहा हूं। आगे चलेंगे 1828 से आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक दिखाई पड़ेंगे कहानी के अंदर, लॉर्ड एमरेस्ट आएंगे, एमरेस्ट आगे आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको लॉर्ड डलहौजी मिलेंगे 1856 तक, ठीक है। तो ये हमारा 1813 से 1856 तक का टेरिटोरियल एक्सपेंशन है। और 1813 में क्या हुआ था कि जो कंपनी की पॉलिसी है उसमें शिफ्ट आया और कंपनी ने क्या किया, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलाकों को जीतने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 1813 के बाद ही। तो 1856 के बीच में आपको सबसे ज्यादा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, एक्सपेंड करते हुए अपने साम्राज्य को दिखाई पड़ेगी, ठीक है। यहां तक समझ गए सभी लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट क्या है, राइस ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का राइस कैसे होता है, आप जानते हैं हैदराबाद के फाउंडर का नाम है चिनकुली खान। क्या नाम है भाई, चिनकुली खान है, जो कि हैदराबाद के क्या है, फाउंडर है, वहां के पहले निजाम है। इनको निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से आ जाता है, इनको कहा जाता है निजामुल मुल्क, ठीक है। तो इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की, हैदराबाद राज्य की स्थापना की, इसको किस प्रकार से स्टैब्लिश करने का काम किया, हम ये सब पढ़ेंगे। मैसूर में हम दो लोग को पढ़ेंगे, मैसूर के जो फाउंडर है हैदर अली, पहले हम हैदर अली को पढ़ेंगे, ठीक है। और हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान आएंगे, तो हम क्या करेंगे, टीपू सुल्तान के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। राइस ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर इन द 18th सेंचुरी। राइस ऑफ पंजाब, राइस ऑफ पंजाब कहाँ से, राणा रंजीत सिंह से, राजा रंजीत सिंह से हम क्या देखेंगे, राइस ऑफ पंजाब देखेंगे। कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनका ईस्ट इंडिया कंपनी से किस प्रकार का कॉन्क्वेस्ट रहा, ठीक है। लास्ट में आप देखेंगे 1846 और 1849 में। 1846 में होगी ट्रीटी ऑफ लाहौर और 1849 में होगी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और 1849 में ये क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब को पूरी तरीके से क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंदर जाकर, ठीक है।
तो यहाँ पर हम किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रणजीत सिंह का संघर्ष होता है वो हम देखेंगे। आखिरी शासक दलीप सिंह हुआ करते थे, जो कि आप पंजाब के वो थे, क्या कहते हैं, आखिरी शासक थे, जो बाद में कहा जाता है कि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था, ठीक है, अपने संरक्षक डॉक्टर रघुन के उसमें अंडर में, ठीक है। तो ये सब कुछ हम पढ़ लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4। अब हम यूनिट नंबर 4 पे जब आते हैं तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस एग्जामिनेशन से, इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा मोड क्या होगा, एमसीक्यू होगा या इसके अलावा क्वेश्चन आंसर होगा, क्या होगा हम डिस्कस करेंगे अभी 2 मिनट में, ठीक है। ये जब खत्म होगा तो हम डिस्कस करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे, एमसीक्यू के लिए भी या क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी। चलो, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम पहला आता है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त 1790 में आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को लेकर आते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जमींदारी सेटलमेंट या इस्तेमारारी सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो भारत के लगभग 19% ऑफ पार्ट पर इसने क्या किया, कब्जा किया। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे रैयतवारी सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ हुआ, जमींदारों के साथ हुआ, 89/11 पार्ट में हुआ। रैयतवारी जो सेटलमेंट है वो सबसे ज्यादा हुआ, ठीक है। रैयतवारी सेटलमेंट 51%, ऑल ओवर इंडिया में 51% पार्ट्स पर रैयतवारी सेटलमेंट हुआ। इसके फाउंडर का नाम कौन है, थॉमस मुनरो का नाम आप सुनेंगे, ठीक है। आप एल्फिंस्टन का नाम सुनेंगे, बड़े बड़े लोग का यहाँ पर आप क्या करेंगे, नाम सुनेंगे, जो इनका रिलेशन है रैयतवारी सेटलमेंट से। रैयत क्या होता है, रैयत का मतलब होता है किसान। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कौन देगा, किसान देंगे। यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ नाम जो मैंने बताया आपको, जैसे सर थॉमस मुनरो का नाम मैंने बताया, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के उस समय के जो गवर्नर थे उनका नाम था एल्फिंस्टन, ठीक है, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, वो यहाँ पर होंगे। ये क्या है, ये लोग क्या है, इसके जनक हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे बाद में, सबसे लास्ट में जो सेटलमेंट आएगा उसका नाम है महलवरी सेटलमेंट। क्या नाम है, महलवरी सेटलमेंट है। महलवरी सेटलमेंट आपका 1822 से लेकर 1833 के बीच में आता है। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है हॉल्ट मैकेंजी। इसके अलावा आपको विलियम वुडके का नाम मिलेगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी इसको क्या किया, एस्टैब्लिश करने का काम किया, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर हुआ, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गाजीपुर, तमिलनाडु के इलाकों में हुआ। रैयतवारी सेटलमेंट आपको पंजाब के इलाकों में दिखेगा, यूपी वाले क्षेत्र में दिखेगा, नॉर्थन राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में आपको ज्यादातर रैयतवाड़ी सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। महलवाड़ी भी आपको बेसिकली नॉर्थ इंडिया में आपको महलवाड़ी मिलेगा, नॉर्थ इंडिया वाले साइड में आपको, ठीक है, ये वाला मिलेगा आपको। जो रैयतवाड़ी मिलेगा, सॉरी, रैयतवाड़ी आपको मोस्टली साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। रैयतवाड़ी साउथ इंडिया, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, इस प्रकार से आपको रैयतवाड़ी वहां देखने को मिलेगा साउथ में। महलवाड़ी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें हमको महलवाड़ी सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। ये महलवाड़ी सेटलमेंट जो है यहाँ 19% है, यहाँ 51% है, और अब यहाँ पे 51 हो गया, 19 हो गया, 70 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया 30%। ये भारत के 30% भाग पर था महलवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। किसने स्टार्ट किया, क्या काम होता है, डिटेल में हम क्या करेंगे, इसको सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को। चलो इसके बाद आ जाओ यहाँ पर यूनिट 5 के ऊपर। यूनिट 5 के ऊपर हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन अगर आप समय काल देखेंगे तो 1876 से लेकर 1880 का समय काल रहेगा। लॉर्ड लिटन के काल में, लॉर्ड लिटन को ओवन मेडहीट कहा जाता है, ठीक है, बहुत बड़े साहित्यकार थे लॉर्ड लिटन। इनके काल में फेमाइन कमीशन हुआ, जिसको हम कहा जाता है रिचर्ड स्ट्रैचे कमीशन, ठीक है। इनके काल में फेमाइन कमीशन को गठित किया गया। इनके काल में अगर आप देखोगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या आया, आर्म्स एक्ट आया, रॉयल टाइटल्स एक्ट आया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हुई इनके काल में। किसके काल में, लॉर्ड लिटन के काल में। ये सब हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का शासनकाल इनके बाद रहा है, ठीक है। तो मैंने 1876 से 1880 लिखा है। इनका समय काल 1880 से लेकर के 1884
4 तक का है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके काल में भी आएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें जैसे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इनके काल में आएगी। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। यहाँ पर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी कंटिन्यू हुआ एक पार्ट पर। तो हम लॉर्ड रिपन को भी बहुत अच्छे से देखेंगे, इनको बहुत अच्छा गवर्नर जनरल माना जाता है भारत का, ठीक है, लॉर्ड रिपन को। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन के समय काल में 1905 में पार्टीशन हुआ बंगाल का, इसको डिटेल में पढ़ने का काम करेंगे। इसके अलावा पुलिस कमीशन एक्ट आया जो सर एंड्रू फ्रेजर के अंडर में आया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट लाया गया इनके समय काल में। यंग हस्बैंड मूवमेंट इनके काल में लाया गया, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया है। यूनिवर्सिटी कमीशन बैठाई गई, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया यहाँ पर। रैले कमीशन, एजुकेशन के फील्ड में रैले कमीशन आया। ये सब कब आया, लॉर्ड कर्जन के काल में आया। तो लॉर्ड कर्जन का काल भी उन्नति का काल माना जाता है। विक्टोरिया मेमोरेबल हॉल स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हुई, हम सब डिस्कस करेंगे आपसे लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पर 6 नंबर पे है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का किस प्रकार से कमर्शलाइजेशन हो गया और एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन होने से पहले कौन से क्रॉप्स यूज किए जा रहे थे भारत में, पहले किस चीज की खेती होती थी और अब किस चीज की खेती हुई है, इसी को कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसका भारत के ऊपर किस प्रकार से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, इसकी वजह से कैसे ड्रफ्ट आया, फेमाइन आया, हम ये पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ 1853 में, ठीक है। रेलवे माइन्यूट एक्ट आया 1853 में। और यहाँ पर रेलवे का किस प्रकार से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है भारत से। सभी लोग जानते हैं बॉम्बे से थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन चलाई जाती है भारत के अंदर। इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, अब इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, और क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। देखो इंपैक्ट दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव इंपैक्ट और एक होता है नेगेटिव इंपैक्ट। तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा और नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, ये हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। चलो 7 नंबर यूनिट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कॉलोनिया इंडिया। कॉलोनिया इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कैसे हुआ, तो 1835 में आपको मैकाले माइन्यूट देखने को मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले। फिर आगे आ जाओ 1854 में वुड्स एजुकेशन डिस्पैच आपको मिलेगा, ठीक है। फिर 1882 में आपको हंटर कमीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। 1917 आ जाओ सैडलर कमीशन देखने को मिलेगा। फिर आगे चलोगे रामकृष्ण मिशन आपको देखने को मिलेगा। 1944 में आपको सार्जेंट कमीशन देखने को मिलेगा। तो एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए या क्या हम करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पढ़ेंगे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बात की गई मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्या क्या मेजर प्रोविजन हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से 60% से ज्यादा चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं वो कहां से ली गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली गई है, ठीक है। रिजर्व लिस्ट क्या होता है, ट्रांसफर लिस्ट क्या होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, असेंबलीज क्या होती है, उसमें किस प्रकार से चेंजेस आए, ये हम पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन 7, 8, 10 लाइन में इसको क्या करेंगे, समझेंगे क्या क्या चीजें हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में। जैसे यहाँ पे डायरकी लाई गई, पहले डायरकी प्रोविंस में डायरकी लाई गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट ऑटोनॉमी हो गई प्रोविंसेस में, ठीक है, 1985 में। तो ये सब हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को। चलो अब यहाँ पर 8th यूनिट हमारी है राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। कम्युनलिज्म मतलब किस प्रकार से भेद हुआ, झगड़े हुए मुस्लिम्स के बीच में, हिंदूज के बीच में, या मुस्लिम्स के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में। तो कम्युनिज्म का भारत में किस प्रकार से राइज होता है। जब हम कम्युनिज्म के बारे में बात करते हैं मतलब हम बात करेंगे आपसे आर्य समाज के बारे में, ठीक है। आर्य समाज के अलावा हम बात करेंगे आपसे मुस्लिम लीग के बारे में, ठीक है। तो जो कम्युनलिज्म वाला जो पार्ट है वो इनसे ही क्या होता है, स्टार्ट होता है, आर्य समाज, मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग का किस प्रकार से रोल हुआ बाद में जाकर भारत को क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, किस प्रकार से 1947 में भारत डिवाइड हो गया, इंडिया अलग हो गया और पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया, पार्टीशन हमारा हुआ, किस प्रकार से मुस्लिम लीग का उसमें वो था, ठीक है। आर्य समाज भी इसमें कम्युनलिज्म में हम पढ़ सकते हैं।
इंडिया, राइस एंड डेवलपमेंट कम्युनिज्म इंडिया, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, किस प्रकार से प्रिंसली स्टेट्स को मर्जर किया गया। और 3 प्रिंसली स्टेट्स जो कि महत्वपूर्ण है, हैदराबाद वाला पढ़ लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर वाला पढ़ लेंगे, ठीक है, जोधपुर वाला पढ़ लेंगे, गुजरात वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। ये प्रिंसली स्टेट्स जो कि मतलब अलग नहीं होना चाह रहे थे, अपना संयुक्त चाह रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं अपना अलग से रीजन बना के रहूं, उनको किस प्रकार से क्या किया गया, भारत में मर्जर किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इमरजेंस ऑफ मर्जर्स ऑफ दीज स्टेट्स, ठीक है, किस प्रकार से इन्होंने क्या किया, पुलिस एक्शन द्वारा, रिफरेंडम द्वारा या फिर चुनाव के द्वारा क्या किया, इन सारे स्टेट्स को क्या किया, मर्ज किया भारत के अंदर, ठीक है, जिससे हम क्या कर पाए, एक अखंड भारत का क्या कर पाए, निर्माण कर पाए। क्लियर है सभी को? तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे 8th यूनिट है, ठीक है। क्या डिस्कस कर रहे थे हम, मॉडर्न इंडिया डिस्कस कर रहे थे। अब हम कुछ किताबों को यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें आप ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे किताब दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको कहते हैं न्यू लुक ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय BL ग्रोवर, मेरी वन ऑफ द वेरी बेस्ट बुक्स में से एक है, ठीक है। इसके अलावा आप AR देसाई की भी बुक ले सकते हैं, AR देसाई की बुक बहुत अच्छी, इंडिया पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा AR देसाई की एक और किताब है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, काफी अच्छी किताब है और काफी अच्छी लिखी गई है। इसके अलावा कुछ और भी किताबें आती हैं, जैसे आप शेखर बंदोपाध्याय की किताब ले सकते हो, प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय की किताब आती है प्लासी टू पार्टीशन, आप प्लासी टू पार्टीशन वाली किताब ले सकते हो। बिपिन चंद्रा को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, वन ऑफ द मेरी फेवरेट राइटर्स में से, ठीक है। और एक यहाँ पे किताब का नाम बताया, इसका नाम है BL ग्रोवर, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ BL ग्रोवर। तीनों में से आप कोई भी किताब ले सकते हैं स्टार्टिंग के प्रिपरेशंस के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए। ये क्या है, ये टेक्स्ट बुक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो स्पेक्ट्रम का नाम नहीं लिखा है, स्पेक्ट्रम कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, ये एक क्या है, गाइड है, ठीक है। तो बच्चों देखो, गाइड में फर्क होता है और टेक्स्ट बुक में वो होता है, डिफरेंस होता है गाइड में और टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक क्या होती है, ऑथेंटिक किताब होती है जो इतिहासकार लिखते हैं, उसमें अपना ओपिनियन बताते हैं। गाइड क्या होता है, गाइड का मतलब होता है कि कई सारे फैक्ट को, कई सारी किताबों को, फैक्ट को उठाया गया और वहां पर एक जगह पे ले आकर के उसको रख दिया गया, उसको कहा जाता है गाइड। जैसे कि आपको स्पेक्ट्रम है, ठीक है, UPSC प्रिपरेशंस में भी स्पेक्ट्रम को काफी मतलब बड़ा माना जाता है, लेकिन ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक अगर आपको लेनी है, अगर आपको जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, अगर एक कॉन्सेप्ट और एक क्लैरिटी चाहिए आपको सब्जेक्ट को लेकर के, तो आपको इन किताबों के लिए तरफ जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलो, तो मॉडर्न इंडिया यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने जितना मुझे याद आ रहा था सब बता दिया, बहुत जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ चीजें थोड़ी बहुत छूटेंगी भी, सब मैनेज हो जाएगा। लेकिन हमारे बैच का नाम है सारथी बैच, BA 3rd सेमेस्टर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, पिछले 2 बार से ये हम कर चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी हम लेकर आए थे, सेकंड सेमेस्टर के लेकर आए थे, इसी तरीके से अब हम 3rd सेमेस्टर के लेकर आए हैं। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर मैंने दोनों पढ़ाया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पहले यहाँ पे आपको हिंदी मिलेगी, फिर इंग्लिश आपको मिलेगी, इसके अलावा आपको ज्योग्राफी मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, ठीक है, सोशियोलॉजी मिलेगा और इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा। ये सारी चीजें आपको हमारे सारथी बैच के अंदर मिलेंगी। कई जगह पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट का पेमेंट करना होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में अगर आप ले रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स में, तो आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी आपके पास होंगे, उसमें से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको जो पढ़ाए जाते हैं, मोस्टली लोग क्या लेते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में, हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं और इकोनॉमिक्स लेते हैं। तो मोस्टली आपको यहाँ पे वो सारी चीजें क्या करेंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। कोर्स में हमारे क्या क्या मिलेगा, आपको थियरी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास नोट्स PDF मिलेगा ऐप के अंदर, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट MCQs मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और पर्सनल मेंटरशिप मैं आपको करूंगा कि किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। आप यहाँ पर गुरुकुल 10 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं और गुरुकुल कूपन 10 जब आप मतलब कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके हिसाब से जो प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 599 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। ये जो ऑफर है गुरुकुल 10 वो 20 जुलाई तक है, तो जल्दी से जल्दी कोर्स को हमारे क्या कीजिए, इनरोल कीजिए।
और अगर आपको मेरी वीडियोस को देखना है आप यूट्यूब पे जाइए और हिस्ट्री क्या वीडियोस को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में हम एक एमसीक्यू सेशन लेकर आते हैं, या अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा तो एमसीक्यू सेशन होगा, या अगर आपका वो होगा क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर होगा तो हम एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आते हैं जिसमें हम क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, आंसर्स को वो हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आपका एमसीक्यू हो या क्वेश्चन आंसर हो, जो भी आपका सिलेबस में हो, ठीक है, हम क्या करेंगे उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। हमारी बीए थर्ड सेमेस्टर की पहली की वीडियोस पड़ी है जिसमें हमने क्या किया है, एमसीक्यूज को करवाया है। आप उन वीडियोस को देखिए और अगर आपको कोर्स अगर सही लगे अगर हमारा कोर्स, तो आप क्या कर लीजिए, इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो लेक्चर में। जो भी लोग मैं देख और सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।